नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मानव तस्करी केस में दोनों ननों को बिलासपुर के एनआईए कोर्ट से मिली सशर्त जमानत, देश से बाहर जाने पर रोक। पट्टे की जमीन पहले आदिवासी, बाद में हुई घास भूमि, जल्दबाजी में खरीदी बिक्री की हुई परमिशन, विधानसभा में उछला मुद्दा, विधायक को जवाब का इंतजार। लौटी परंपरा की चमक, कार्टून राखियों से लेकर शिव हनुमान राखियों ने बाजार में लाई रौनक। और किसानों के खाते में मोदी सरकार की सौगात, 20वीं किस्त पहुंची सीधे बैंक में। बिलासपुर में समारोह, पीएम ने क्लिक में भेजे 2,000 रुपए। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। धर्मांतरण और मानव तस्करी जैसे गंभीर आरोपों में गिरफ्तार की गई दो ननों को लेकर आज बहुप्रतीक्षित फैसला आया है। बिलासपुर स्थित एनआईए कोर्ट ने दोनों ननों की जमानत याचिका को सशर्त मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जमानत पर रिहाई के बाद ननों को भारत छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। ये वही मामला है जिसने देश भर की राजनीति को गरमा दिया था। दुर्ग स्टेशन से गिरफ्तारी के बाद जहां संसद तक विरोध की गूंज सुनाई दी, वहीं केरल से कई सांसद रायपुर पहुंचे थे। इससे पहले जिला न्यायालय दुर्ग ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद ये पूरा मामला एनआईए कोर्ट पहुंचा था। दुर्ग रेलवे स्टेशन से दो ननों की गिरफ्तारी के बाद देश भर में बवाल मच गया था। आरोप था कि वे धर्मांतरण और मानव तस्करी में लिप्त थी। इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया जब कांग्रेस सहित विपक्ष के नेताओं ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया और संसद में मुद्दा उठाया गया। केरल से कांग्रेस सांसदों का प्रतिनिधि मंडल भी रायपुर पहुंचा और ननों की रिहाई की मांग की गई। जो नॉर्मल जमानत की शर्तें न्यायालय में नॉर्मली जो लगाते हैं वही शर्तें हैं और कोर्ट ने ये बताया कि यदि पासपोर्ट है तो पासपोर्ट को जमा करें और गवाही को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे और भारत छोड़ के नहीं जाएंगे। ऐसा नॉर्मल कंडीशंस जो ऐसी परिस्थिति में लगाता है वही कंडीशंस ही लगा है। आपने तीनों के लिए सेम कंडीशन। आपने अपना पक्ष क्या रखा था? हमने ये बताया था कि जो धारा इनके ऊपर लगा है, स्पेशली जो 7 साल की सजा वाला BNS की धारा 143, वो ह्यूमन ट्रैफिक का ये मामला नहीं है। उसका जो इंग्रेडिएंट्स है वो इंग्रेडिएंट्स इनकी डायरी के हिसाब से, कोर्ट की पुलिस की स्टोरी वर्शन के हिसाब से वो नहीं लगता है, इसलिए उनको बेल मिलना चाहिए, बेल ग्रांट कर देना चाहिए, ऐसा आर्गुमेंट हमने किया। आगे क्या होगा सर? अभी बेल बॉन्ड फर्निश होगा, बेल फर्निश होने के बाद रिलीज ऑर्डर यहीं से मिलेगा। यही कोर्ट है, जुडिक्शनल कोर्ट यही है। तो रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद तुरंत हम जहाँ वो है बंद है जेल में, दुर्ग में, वो ले जाएंगे। आज ही शायद वो बाहर आ जाएंगे, ऐसा अनुमान है। बॉन्ड की भी चर्चा नहीं बॉन्ड है तो 50,000 का दो श्योरिटी है और जमानतदार है और एक 50,000 का एक श्योरिटी। ऐसा जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर के द्वारा जो है अभी इस बात का प्रोनाउंस किया गया है। अभी ऑर्डर शीट को हमने देखा नहीं है, पर उनके द्वारा ये प्रोनाउंस किया गया है कि जो है कि एक्यूज पर्सन्स को जो है बेल ग्रांट की गई है। दोनों को जमानत? हाँ, इसमें 2 एक्यूज थी, प्रीति मैरी एंड वंदना फ्रांसिस। इन दोनों अभियुक्तों को जो है यहाँ से कोर्ट से जमानत दी गई है आज एनआईए कोर्ट से। अभी उनको 50-50 हज़ार रुपए की 2 सिक्योरिटी के आधार पर उनको जमानत रिलीज की गई है। जमानत का ऑर्डर पास किया गया है। उनको कंडीशनल जो है जमानत का ऑर्डर दिया गया है। क्या कंडीशन ये है कि भारत छोड़ के नहीं जाएंगे, न्यायालय की आवश्यकता अनुसार पासपोर्ट जमा करेंगे, अभियोजन साक्ष्यों को किसी प्रकार से कोई प्रभावित नहीं करेंगे। इस प्रकार की 5-6 शर्तें उनको अधूरपित की गई। कब तक बेल नहीं, अब वो आपकी ओर से किस प्रकार का कोई नहीं, उस पर हमारा अब कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, वो फर्निश करेंगे, देन आफ्टर रिलीज होता है। माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है और सिस्टर्स को बेल ग्रांट की गई है। उनको निर्देशित किया गया है कि वो 50,000 का अपना बॉन्ड जमा करें और साथ ही साथ में 2 श्योरिटी पेश करें।
इसके साथ एक शर्त यह है कि उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा। पासपोर्ट जमा करके वो देश के बाहर नहीं जा पाएंगे बिना माननीय न्यायालय के आदेश के। क्या क्या एलिगेशन था और कब तक छूटने की क्षमता है? अब जितने जल्दी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया चल रही है और जैसे ही श्योरिटीज वगैरह हम पेश कर देंगे तो फिर रिलीज ऑर्डर कोर्ट से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जल्द से जल्द जारी हो जाए। आज 2 नन के खिलाफ जो मानव तस्करी का मामला छत्तीसगढ़ पुलिस ने बजरंग दल के दबाव पर किया था, आज एनआईए कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है। और मेरा ऐसा मानना है कि देश धर्मनिरपेक्ष देश है, हर आदमी को अपने धर्म मानने की आज़ादी है, धर्मांतरण कराने की आज़ादी नहीं है। पर कहीं कोई ऐसा केस सामने नहीं आता है, केवल एक माहौल, दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। किसी को भी पकड़ के उसके यूनिफॉर्म देख के, उसका पहनावा देख के उसके बारे में कहा जाता है कि वो धर्मांतरण कर रहा है, ये गलत है। पुलिस को अपनी कार्रवाई करने से पहले सोचना चाहिए था कि 2 लोग नन की ड्रेस में क्यों किसी को ले जाएंगे। अगर उनको मानव तस्करी करना होता तो दूसरी यूनिफॉर्म में आती। वो तो अपने धर्म के प्रचार में यहाँ आई हुई थी और इस तरीके का उनको गिरफ्तार कर लेना, 3 दिन तक जेल भेजना, आज उनको जमानत मिली और आने वाले समय में दूध का दूध और पानी। कानून पर भरोसा है, कानून उनको बाइज्जत बरी करेगा। इस बीच दोनों ननों की ओर से जिला न्यायालय दुर्ग में जमानत याचिका लगाई गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद मामला एनआईए कोर्ट पहुंचा, जहां कल दोनों पक्षों के बहस के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। आज कोर्ट ने सशर्त जमानत देते हुए ननों को देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी है। वहीं कोर्ट परिसर के बाहर ननों के वकील बी गोपा कुमार और कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने फैसले पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर से बड़ी खबर। दुर्ग रेलवे स्टेशन पर 25 जुलाई 2025 को 2 ननों और 4 आदिवासी युवाओं पर धर्मांतरण व मानव तस्करी के झूठे आरोप लगाकर गिरफ्तारी के विरोध में आज भाईचारा एकता मंच ने प्रेस क्लब बिलासपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। आप सभी को बता दें, सरदार जसबीर सिंह चावला ने कहा कि बजरंग दल जैसी पूर्वाग्रही संस्था की शिकायत पर बिना जांच कार्रवाई करना संविधान के खिलाफ है। नंद कश्यप ने कहा कि देश अंबेडकर के कानून से चलेगा, गुंडागर्दी से नहीं। वहीं वाहिद सिद्दीकी ने बताया कि युवतियां बालिक और बस्तर की निवासी है जो अपनी मर्जी से नौकरी करने जा रही थी। नीलोत्पल शुक्ला ने ननों की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया और पूछा कि क्या छत्तीसगढ़ में गुंडों का शासन है। पीड़ितों ने कहा कि वे पहले से ईसाई धर्म मानते हैं। धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप बेबुनियाद है। मंच ने गिरफ्तारी को अन्यायपूर्ण बताते हुए न्याय की मांग की है। 25 जुलाई को 2 नन्स और 3 आदिवासी युवतियों और 1 आदिवासी युवक के साथ दुर्ग रेलवे स्टेशन में धक्काशाही करी गई और उनके ऊपर एक झूठा आरोप लगाया गया कि वो नन्स जो हैं मानव तस्करी में लिप्त हैं और धर्म परिवर्तन करा रही थी। और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि उनके दबाव के कारण उन दोनों नन्स को अरेस्ट किया गया और पिछले 7-8 दिन से वो जेल में थी। और एक वो जो सज्जन थे वो भी शुभमन जो था नाम उसका। तो भाईचारा एकता मंच के तले हम लोग इस धक्केशाही का विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं कि बजरंग दल के दबाव में, या जैसे कुछ वीडियोस में आ रहा है कि पुलिस ने बजरंग दल को इन्फॉर्म किया कि हमें संदेह हो रहा है कि 2 नन्स हैं और 3 आदिवासी लड़कियों को ये आगरा लेके जा रही हैं, तो आप लोग आइए इंटरवीन करिए। इट इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन। मालूम हो गया है कि जमात इस्लामी हिंद इस पूरे जो घटनाक्रम है उसकी निंदा ही नहीं करती, बल्कि एक अभी जो खबर मिली वो बहुत इसका खैर मकदम भी करती है कि न्यायालय ने उन्हें ज़मानत दे दी। ये हमारी न्यायिक प्रक्रिया में एक बेहतरी का सबूत भी है। लेकिन असल जो चिंता का विषय है जिस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए, ये जो ट्रेंड बन रहा है इस पर हम लोगों को सोचना चाहिए। अब मैं तमाम आप लोगों से भी अनुरोध करता हूँ और तमाम धार्मिक लोगों से भी अनुरोध करता हूँ कि आपस में धर्म के लोग के मुलाकात करने के लोगों में मोहब्बत और विश्वास पैदा करने की कोशिश करें, तभी इन जो ताकतें हैं जो नफ़रत कर रही हैं उनको रोका जा सकता है। ये मानव तस्करी जो है इस तरह से नहीं, ये जो आरोप लगाते हैं नन और ये सांप्रदायिक दूरीकरण का कारण है। ये बड़े रैकेट हैं मानव तस्करी के, और ये रैकेट जो है वो बड़े बड़े बहुत संपन्न और कुलीन घरों में और बड़े अधिकारियों के यहाँ ये चलाए जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं ये लोग, और इसलिए पता ही नहीं चलता कि मानव तस्करी से मानव कहाँ गया करके। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, इस पर बहुत बड़े संगठन काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस तक चल रहा है, संसद में बहसें चल रही। इसलिए ये जो छोटी छोटी बातें कि 2 नन के ऊपर मानव तस्करी का चार्ज लगा, ये इस तरह के झूठ हैं। तो इन झूठ को भी एक्सपोज करने का काम हम करते हैं और इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलासपुर जिले के तखतपुर के मेड़पार गांव में
आबकारी विभाग की लापरवाही एक बार फिर से उजागर हो गई है। आप सभी को बता दें, गांव के जागरूक ग्रामीणों ने अवैध महुआ शराब की खुद ही धरपकड़ करते हुए उसे जमीन से निकालकर जब्त कर लिया और 300 किलो से अधिक लहान भी बरामद किया। ग्रामीणों ने सुबह से आबकारी अमले और पुलिस को इसकी सूचना दी, लेकिन दिन भर इंतजार के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार मजबूर होकर ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की मदद से सारी अवैध शराब और लहान को मनियारी नदी में बहा दिया। इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब वायरल हो चुका है, जिससे आबकारी विभाग की लापरवाही और निष्क्रियता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस विभाग को खुद ही काम करना चाहिए था, वहां गांव के लोग कानून के रक्षक बनते हुए नजर आए। आबकारी विभाग के अधिकारी अब ये कहकर बचते हुए दिख रहे हैं कि उन्हें जानकारी नहीं मिली, जबकि वीडियो वायरल हो चुका है और कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है। साफ है कि अवैध शराब के धंधे पर रोक लगाने के नाम पर केवल कागजी कार्रवाई हो रही है, जबकि जमीन पर जिम्मेदार विभाग पूरी तरह से नदारद है। मस्तूरी क्षेत्र के भनेसर गांव में एक तालाब के गड्ढे में डंप की गई राखड़ ने एक गौवंश की जान पर संकट खड़ा कर दिया। आप सभी को बता दें, घंटों तक वो गौवंश राखड़ में फंसी रही, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। लोगों की सूचना पर गौ सेवक मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद गौवंश को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि जिस तालाब में राखड़ डंप की गई है, वह पहले से ही गड्ढेनुमा है और उसमें गिरते ही गौवंश धंसती चली गई। ये मामला प्रशासनिक लापरवाही और राखड़ प्रबंधन की खामियों को बयां करता है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सेंदरी से एक बड़ा ही दिलचस्प मामला सामने आया है। वर्ष 2022-2023 के दस्तावेजों को देखने के बाद बहुत स्पष्ट कहा जा सकता है कि आदिवासी भूमि को गैर आदिवासी को बेचने के लिए जो भी नियम, कायदे और कानून की प्रक्रियाएं अपनाई गई है, वो कहीं न कहीं किसी के दबाव में की गई है। चट मंगनी पट ब्याह के तर्ज पर जमीन की अनुमति, उसके बाद उस जमीन का डाइवर्जन और लेआउट भी पास हो गया। मामले को विधानसभा में भी उठाया गया, जिसका जवाब अभी तक विधायक को नहीं मिला है। बिलासपुर जिले के बेलतरा में राजस्व विभाग का खेल ही निराला है। गरीब किसान या फिर आम लोग एक छोटे से काम के लिए अपनी चप्पल और जूते घिसते रह जाते हैं, मगर उनका काम होता नहीं है। इधर रसूखदारों के कई बड़े बड़े और अवैध काम पलक झपकते ही पूरे हो जा रहे हैं। ग्राम सेंदरी से एक बड़ा ही दिलचस्प मामला सामने आया है। ये मामला कागज और प्रमाण के रूप में सबके सामने आ गया है। दरअसल दस्तावेजों को देखने के बाद बहुत स्पष्ट ये कहा जा सकता है कि आदिवासी भूमि को गैर आदिवासी को बेचने के लिए जो भी नियम, कायदे, कानून की प्रक्रिया अपनाई गई है, वो नियम से परे लगता है। नियमतः एक व्यक्ति को आदिवासी जमीन को बेचने और दूसरे व्यक्ति को खरीदने में वर्षों बीत जाते हैं, मगर बिलासपुर में कुछ ऐसा खेल हुआ है कि लगभग 8 महीने के अंदर ही जमीन भी बिक गई और डाइवर्जन होने के साथ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अरपा बिजनेस पार्क के नाम पर 53,723 वर्ग फीट और 76,316 वर्ग फीट का लेआउट भी पास हो गया।
इस खरीदी बिक्री के पहले भी इसी जमीन को लेकर वर्ष 2022 में कलेक्टर कार्यालय में 2 आवेदन लगाए गए थे, जिसमें एक नाम शनि छाबड़ा और दूसरा नाम शेख अहमद कासिम का था, जिन्होंने आदिवासी जमीन बताकर खरीदी बिक्री के लिए अनुमति मांगी थी, जिसे कलेक्टर ने प्रक्रिया का पालन करते हुए खारिज कर दिया था। इस मामले में कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने विधानसभा में भी सवाल उठाया है, जिसका जवाब अभी तक उन्हें नहीं मिला है। देखिए, सेंदरी के पास कोई सरकारी ज़मीन थी जिसको पट्टे पर किसी भूतपूर्व सैनिक को दिया गया था और वो सैनिक ने कुछ दिन उसमें खेती करके उसके बाद उस ज़मीन को छोड़ दिया और कई सालों बाद वो ज़मीन जो कि पट्टे में दी गई थी उसकी उसने कलेक्टर के यहाँ परमिशन लगाई। कलेक्टर को ये पावर है कि वो भूस्वामी हक देने के बाद उस ज़मीन को बेचने की परमिशन दे सकता है, पर कलेक्टर ने उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और उसने कलेक्टर के आदेश को अपील के रूप में कमिश्नर के हाथ किया। कमिश्नर को ये अधिकार ही नहीं है ज़मीन की परमिशन देने का, पर कमिश्नर ने 7 दिनों के अंदर परमिशन दे दी, 15 दिन के अंदर उसका लेआउट पास हो गया। ये टोटली और नदी के किनारे की ज़मीन जो कि ग्रीन बेल्ट होती है उसको औने पौने दामों में बेचा गया है, जो कि बहुत बड़ा घोटाला है और इसकी जाँच होकर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लगभग कितने एकड़ जमीन? 3.5 एकड़ जमीन का मामला है, ग्राम पंचायत सिंदरी का। और इसमें एसडीएम साहब ने क्या कहा कि देखिए, मैंने विधानसभा में जो क्वेश्चन लगाया था, क्वेश्चन समय पे नहीं आ पाया, पर उसका जवाब आता है रिटर्न में। अभी तक जवाब मेरे पास आया नहीं है, तो शासन का जवाब आने के बाद पता चलेगा कि शासन ने क्या जवाब दिया। 2095/2 3.5 एकड़ लगभग, जो कि एक व्यक्ति को उनको पट्टे के लिए घोषित थे, जो सैनिक थे, उनको दिया गया था उनके जीवन यापन के लिए। तो उन्होंने उस जमीन को बेचने के लिए कलेक्टर पास आवेदन किया। कलेक्टर ने आवेदन में ये लिखा गया था कि क्या वो गैर आदिवासी को अपनी जमीन बेच सकते, जिसे निरस्त कर दिया गया जी। इसके बाद आनंद फानंद में उसी आवेदन को कमिश्नर के पास लगाया गया, जहाँ पे उन्होंने अनुमति दे दी। क्या ऐसा संभव है? छत्तीसगढ़ भू संहिता में ऐसा प्रावधान है कि कलेक्टर के बाद में नेक्स्ट अपीलेट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो ऐसी अनुमति दी जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से अनुमति दी गई है इतनी अल्प अवधि में, यह संभव नहीं है। एक और नियम आया था सर्कुलर में, जिसमें पीएल जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन की जाएगी करके, तो उस हिसाब से तो ये फिर शून्य घोषित हो गई है। जो आयुक्त महोदय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वो पूरी मैनुअल प्रक्रिया है, जबकि छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें 1 अक्टूबर 2020 के बाद सभी कार्रवाइयाँ ऑनलाइन चलेंगी और यदि आदेश जो अपलोड नहीं है तो उनका विधिक मूल्य शून्यवत है, ऐसा उस सर्कुलर में जिक्र किया गया है। तो उस दृष्टि से वो आदेश ही अवैध है जो आयुक्त महोदय ने पास किया है और 7 दिवस की अल्प अवधि में किसी भी एपिलेट अथॉरिटी की हैसियत से किसी मामले में निर्णय लेना संभव नहीं है, क्योंकि कोई पक्षकार यदि किसी आदेश से व्यथित होता है तो अपना मामला पेश करता है, उसमें रिकॉर्ड कॉल फॉर होता है। रिकॉर्ड कॉल फॉर हुए बगैर यदि किसी अपील में यदि कोई ऐसा निर्णय लिया गया है आनंद फानंद में, जिसमें सरकारी जमीन सम्मिलित है और इसमें विशेष रूप से नियमों की अनदेखी की गई। आदिवासी व्यक्ति अपनी भूमि को गैर आदिवासी के पास बेच सकते हैं बिना कलेक्टर की अनुमति के, ऐसे सभी अंतरण अवैध होंगे। कलेक्टर की अनुमति प्री रिक्विजिट कंडीशन है, इसमें अनुमति लेनी आवश्यक है। मामला ग्राम सिंदरी के पटवारी हल्का नंबर 46 अरपा नदी से जुड़े मुख्य मार्ग का है, जहां थल सेना से सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक सीताराम भारत को रिटायरमेंट के बाद शासन द्वारा 3.5 एकड़ शासकीय घास भूमि को पट्टे के रूप में जीविकोपार्जन के लिए दी गई थी। बताया जा रहा है कि 1984 में मिली इस जमीन का उपयोग ना तो खेती किसानी के रूप में हुआ और ना ही विधिवत रूप से इस जमीन को सीताराम भारत ने अपने नाम पर दर्ज करवाया। वर्षों बाद इस पट्टे वाली खाली पड़ी जमीन 2 टुकड़ों में बड़ी आसानी से बेच और खरीद लिया गया। आसमा सिटी निवासी सौरभ कुमार पांडे और नेचर सिटी उसलापुर निवासी संतोष कुमार वस्त्रकर के पास ये जमीन 2 टुकड़ों में बेची गई है।
घर में बीमारी और आर्थिक परेशानी बताकर सीताराम भारत ने दोनों ही खरीदारों को 2.25 एकड़ जमीन बेच दी। हालांकि जब इस जमीन को बेचने के लिए कलेक्टर के पास आवेदन लगाया गया तो कलेक्टर ने 6 मार्च 2024 को ये कहकर मामले को खारिज कर दिया कि बेचने वाले के पास पर्याप्त जमीन जीविकोपार्जन के लिए नहीं बचेगी और पेंशन सहित अन्य कमाई का जरिया बेहतर पाया गया, जिसकी वजह से जमीन बेचने की अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद मामला राजस्व कमिश्नर के पास अपील में गया। यहां प्रकरण पहुंचते ही जैसे मानो इस फाइल का वहां पर इंतजार हो रहा था और पलक झपकते ही पूरे 3.5 एकड़ जमीन दोनों लोगों के नाम पर बेचने की अनुमति 14 मार्च 2025 को जारी कर दी गई। बड़ी तेजी के साथ जमीन का डाइवर्जन और लेआउट भी पास कर दिया गया। जंगल ढाबा के पास अरपा नदी के तट पर लगी ये जमीन अब रसूखदारों के भव्य व्यावसायिक परिसर के रूप में तैयार होने जा रहा है। ये शासकीय घास भूमि पट्टे पर पूर्व सैनिक को दी गई थी, मगर पूर्व सैनिक ने उस पट्टे की जमीन को विधिवत अपने नाम पर नहीं चढ़वाया था, इसलिए भी वो जमीन पूर्व सैनिक के नाम की नहीं मानी जा सकती। इस मामले में एक बड़ी जांच की जरूरत है कि राजस्व कमिश्नर ने जल्दबाजी में जमीन बेचने की अनुमति क्यों जारी कर दी और धरातल पर परिस्थितियों की अनदेखी क्यों की गई। अब जानकार लोगों का कहना है कि इस जमीन की जांच होगी तो एक बड़ी गड़बड़ी का पर्दाफाश होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बिलासपुर के रतनपुर स्थित प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रावास में पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। हालात ऐसे हैं कि बच्चों को पीने के पानी के लिए मोहल्ले में भटकना पड़ रहा है। जी हां, वे बाल्टी लेकर आसपास के घरों से पानी मांगते हैं और वहीं से ढोकर लाते हैं। इस संकट की हकीकत तब उजागर हुई जब बच्चों का पानी ढोते हुए एक वीडियो सामने आया, जिसमें उनकी परेशानियां साफ दिखाई दे रही है। छात्रावास में न तो नियमित जल आपूर्ति है और न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, जिससे बच्चों को गंदा पानी पीने की मजबूरी हो रही है। इससे बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। वर्षों से चल रही समस्या की ओर न तो जिम्मेदार विभाग ध्यान दे रहा है और न ही प्रशासन कोई ठोस कदम उठा रहा है। स्कूलों के गंदे और खराब टॉयलेटों को लेकर बड़ा कदम उठाया गया था। जी हां, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर ने स्कूलों में टॉयलेट की खराब हालत पर चिंता जताई और इसे लेकर खुद ही जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू की है। कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि स्कूलों के टॉयलेटों की मरम्मत और निर्माण का काम 15 जून तक हर हाल में पूरा किया जाए, लेकिन काम पूरा होना तो दूर, कई विद्यालयों में काम शुरू तक नहीं हो पाया है। स्कूलों में शौचालय की कमी को संज्ञान में लेते हुए हाईकोर्ट ने 15 जून तक स्कूलों में शौचालय निर्माण पूरा कराने का आदेश दिया था, लेकिन बिलासपुर जिले के 350 स्कूलों में मरम्मत और 175 स्कूलों में नए शौचालय अब भी अधूरे हैं। छात्राएं खुले में शौच जाने को मजबूर है। आप सभी को बता दें, 2 करोड़ 31 लाख की स्वीकृति के बावजूद निर्माण कार्य 1.5 माह बाद भी पूरा नहीं हो सका है। जिले के 525 स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चों के लिए शौचालय की सुविधा नहीं है। जिले के 350 स्कूलों में पुराने शौचालयों की मरम्मत और 175 स्कूलों में नए शौचालयों का निर्माण होना था। इसके लिए शासन ने 2 करोड़ 31 लाख रुपए स्वीकृत किए और आरईएस को जिम्मेदारी भी सौंपी गई। पहली किस्त में 1 करोड़ से अधिक की राशि भी दी गई, लेकिन समय में काम नहीं हुआ। इसके बाद निर्माण का जिम्मा जिला और जनपद पंचायतों को दिया गया। पंचायत को काम मिलने के बाद कार्य की शुरुआत तो हुई, लेकिन अब भी निर्माण की गति बहुत धीमी है। आप सभी को बता दें कि कई स्कूलों में गंदगी के कारण पुराने शौचालय अनुपयोगी हो गए हैं। जब इस विषय में जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि शौचालय निर्माण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया गया है। वर्तमान में कुछ शौचालयों का काम पूर्ण होने की स्थिति में है। जल्द से जल्द शौचालय का निर्माण कर छात्र व छात्राओं को राहत दी जाएगी। शिक्षा विभाग के द्वारा बहुत सारे शौचालय के निर्माण कार्य सैंक्शन किया गया है। साथ ही जो पुराने शौचालय के रिपेयरिंग काम भी खुले हुए हैं, इसमें अधिकांश कामों में हमारे एनसी पंचायत ही कार्य कर रही है और बहुत सारे कार्य इसमें प्रारंभ हो चुके हैं, कुछ कार्य पूर्ण भी हो चुके हैं। कुछ कार्य जो प्रारंभ है उनको भी प्रारंभ कराया जा रहा है और समय समय कार्य पूर्ण किया जाएगा।
जिन स्कूलों में शौचालय नहीं है या अधूरे हैं, वहां सबसे ज्यादा दिक्कत छात्राओं को हो रही है। खुले में जाना उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और आत्मसम्मान के लिए गंभीर चुनौती है। एक तरफ स्कूल शिक्षा विभाग छात्राओं व छात्रों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के अभियान चलाता है, दीवारों पर स्लोगन लिखने में लाखों रुपए खर्च करता है। दूसरी तरफ छात्र व छात्राओं को खुले में जाने के लिए मजबूर कर रहा है। शौचालय निर्माण का जिम्मा पहले आरईएस को दिया गया, समय पर काम नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेदारी जिला और जनपद पंचायत को दे दी गई। बावजूद इसके नतीजे अब भी नहीं दिखे। हाईकोर्ट की डेडलाइन के बाद भी काम अधूरा है। विभागीय समन्वय की कमी और जमीनी निगरानी के अभाव में छात्र छात्राएं आज भी असुविधा का सामना कर रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के बिल्हा थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 9 से 2 मासूम बच्चियां लापता हो गई है। आप सभी को बता दें, 9 और 11 वर्ष की दोनों बालिकाएं अपने छोटे भाई को स्कूल छोड़ने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने काफी तलाश की पर उनका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट चुकी है। वारदात के बाद इलाके में दहशत है और परिजनों में तनाव है। आप सभी को बता दें, पुलिस टीम आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और संभावित ठिकानों की तलाश की जा रही है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस बार रक्षाबंधन में बिलासपुर सहित आसपास के बाजारों में राखियों की नई नई डिजाइनों ने ग्राहकों को खूब आकर्षित किया है। खासकर बच्चों में कार्टून कैरेक्टर वाली राखियों की जबरदस्त मांग है। मिकी माउस, स्पाइडरमैन, छोटा भीम, शिवा जैसी राखियां बच्चों की पहली पसंद बनी है। इस बार रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त को धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए बाजारों में महिलाओं ने राखियां खरीदनी शुरू कर दी है। 10 से 80 रुपए तक की इन राखियों को खरीदने दुकानों पर बच्चों के साथ अभिभावकों की भीड़ भी देखी जा रही है। इतनी अच्छी अच्छी राखियाँ मिल रही है। मैंने 2 राखी ली, बहुत अच्छे अच्छे महादेव की है, राधे कृष्ण की है, बहुत अच्छी अच्छी राखियाँ, इतनी अच्छी राखी मतलब कंफ्यूज होगी कौन ली। और मतलब हम चाहते हैं कि सारे लोग यहीं से राखी लें, बहुत हमको अच्छा लगा यहाँ से राखी लेकर। मतलब हर प्रकार का है, मतलब इतना सारा है ना कि यहाँ से ले ही के जाए, मतलब ये नहीं कि यहाँ से हम नहीं लेके जाए, लेना ही पड़ेगा। यार बहुत अच्छा राखी लग रहा है। अभी मैं राखी ले रही हूँ अपने भाइयों के लिए और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये त्यौहार मुझे बहुत पसंद है, रक्षाबंधन का, और सबको पसंद होता है। और मेरे फैमिली में मेरे 20 भाई हैं लगभग, तो मैं सभी के लिए राखी लेने आई हूँ। आज यहाँ बिलासपुर में गोल बाज़ार में राखी लेने आई हूँ और मिठाइयाँ भी लेनी है। और अभी से तैयारियाँ हमने शुरू कर दी है क्योंकि लास्ट में फिर पूरी तैयारियाँ हो नहीं पाती है, इसीलिए अभी से राखी लेना शुरू कर दिया हमने। और राखी का त्यौहार बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पूरी फैमिली मिलती है उसमें, मेरी मौसी, मेरे मामा सब लोग मिलते हैं, पूरी फैमिली एकजुट हो जाती है। ऐसे त्योहारों में ही तो हम लोग सब साथ आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। वहीं धार्मिक थीम वाली राखियां जैसे श्री राम मंदिर, आकृति, ओम और स्वास्तिक चिन्हों वाली राखियां भी खासा लोकप्रिय हो रही है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में
परंपरागत ऊन की डोर और रक्षा सूत्र भी अपनी जगह बनाए हुए हैं। राखी लेने आए हैं हम लोग। 9 तारीख को राखी है, तो अपने भैया के लिए राखी पसंद कर रहे हैं। ये त्यौहार तो हमारे पौराणिक त्यौहार है, इसको सभी लोग मानते हैं और कोई ज़्यादा महंगा लेता है, कोई कम लेता है, अपने अपने के हिसाब से लेते हैं। राखी का त्यौहार बहुत ही पावन त्यौहार है। रक्षाबंधन भाई बहन का प्यार के लिए राखी का त्यौहार मनाया जाता है। इसमें क्या है, ये विष्णु भगवान जो है वो राजा बलि को वचन दिए थे, राजा बलि की पत्नी को वचन दिए थे कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपकी रक्षा करूँगा, ऐसे करके। तो उस दिन से ये राखी का त्यौहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार करीब 5-6 दिन है। बाकी दुकानें लगने लग गई है, सजने लग गई है। सारी मार्केट में अब राखियाँ अच्छी नई फैंसी आ गई हैं, है ना। आप देखे होंगे राखियों की डिज़ाइन और सारे चीज़। अभी रिस्पांस उतना है नहीं मार्केट में, भीड़ भाड़। अब संडे का दिन है कल, तो हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा अपना, क्योंकि भाई बहन का त्यौहार है रक्षाबंधन। हाँ, राखी का मांग इस समय रहेगा। जैसे कार्डों में है, बहुत अच्छे कार्ड आए हुए हैं अपने पास। मोर पंख में ऐसा देखेंगे तो वो बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। और डब्बे में, बॉक्स में स्टोन की राखियाँ हैं, वाइट स्टोन की राखियाँ हैं। 3 लेयर राखियाँ हैं अपने पास, 3 लेयर 4 लेयर की राखियाँ एक धागे में रेशम की धागे रहेंगे पूरे। और डोरियों में देखेंगे तो डोरियों में भी अच्छे कलेक्शन है। इस बार बाजार में राखी के साथ पूरी पूजा सामग्री युक्त राखी स्पेशल किट भी उपलब्ध है, जिसे महिलाएं विशेष रूप से रुचि से खरीद रही हैं। कीमतों में मामूली वृद्धि भी हुई है, लेकिन ग्राहकों का उत्साह बरकरार है। व्यापारी आशान्वित है कि जैसे जैसे पर्व नजदीक आएगा, बिक्री और बढ़ेगी। विविधता से भरपूर राखियों ने इस बार के बाजार को खास बना दिया है। ग्रैंड न्यूज के लिए हिना खांडे के साथ राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। जिले के डाकघर अब पुराने ढर्रे से बाहर निकलने को तैयार हैं। जी हां, 4 अगस्त से यहां एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी प्रणाली लागू की जाएगी। इससे पहले 2 अगस्त को सभी डाकघरों में लेन देन बंद रहा, ताकि नई प्रणाली को व्यवस्थित रूप से शुरू किया जा सके। इस तकनीकी बदलाव से डाक सेवाओं का चेहरा पूरी तरह बदलने वाला है। अब डाकघर सिर्फ चिट्ठियों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि डिजिटल इंडिया की धड़कन भी बनने जा रही है। बिलासपुर डाक संभाग में 4 अगस्त से एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी प्रणाली की शुरुआत होगी। ये नई व्यवस्था केवल तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि ग्राहकों के अनुभव को भी पूरी तरह से बदलने वाली है। इस डिजिटल क्रांति की तैयारी के लिए आज 2 अगस्त को सभी डाकघरों में सार्वजनिक लेन देन बंद रहा। इस दौरान डेटा माइग्रेशन, सिस्टम चेक और नए प्लेटफॉर्म की कॉन्फ़िगरेशन हुई। हालांकि रेल डाक सेवा कार्यालय में बुकिंग कार्य जारी रहा। डाक अधीक्षक विनय प्रसाद ने नागरिकों से इस परिवर्तन के दौरान सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि ये अस्थायी असुविधा नहीं, बल्कि स्थायी सुविधा की ओर पहला कदम है। हमारी कोशिश है कि हर ग्राहक को एक स्मार्ट, सुरक्षित और डिजिटल डाक सेवा अनुभव मिले। ये जो एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी है, ये मंडे से हमारा चालू हो जाएगा और उसी की तैयारी के लिए आज हम यहाँ वर्क कर रहे हैं। आज हमारे ऑफिसेज बंद भी हैं, जो कि पूर्व में भी सूचित किया गया था, बट कुछ टेम्पररी अरेंजमेंट अभी हेड ऑफिस में किए हैं हम लोग, ताकि एन वाला पे सब बुक हो रहे हैं तो। और मंडे से इस पे वर्क चालू होगा। तो जैसा है कि अभी कुछ एडवांस इसमें फैसिलिटीज़ हैं जो बाद में कस्टमर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद भी रहेंगी। जैसे कि इसमें पिकअप सर्विस भी कुछ हैं। अब वो जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तब फिर क्लियरली उसका वो होगा, और ये ऑल इंडिया में हो रहा है अभी। एपीटी यानी एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी एक आधुनिक डिजिटल प्रणाली है जो डाक सेवाओं को तेज, सुरक्षित और ग्राहक केंद्रित बनाने के लिए तैयार की गई है। इसमें स्मार्ट इंटरफेस, रियल टाइम ट्रैकिंग और बेहतर डेटा हैंडलिंग जैसी सुविधाएं भी शामिल होंगी। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। विश्व बैंक समर्थित भारत सरकार की योजना को लेकर प्रार्थना सभा भवन, जल संसाधन परिसर बिलासपुर में उद्योग एवं बैंकर्स कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र बिलासपुर के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में युवाओं को उद्योग व्यवसाय से जोड़ना प्रमुख है। देश में युवाओं को रोजगार की तरफ बढ़ाने के लिए भारत सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रहा है, जिसमें कुछ योजनाओं में 35% तक का अनुदान भी मिलता है। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र बिलासपुर के मुख्य महाप्रबंधक CR टेकाम ने यहां नवीन उद्यम स्थापना के संबंध में
औद्योगिक नीति 2024-30 के अंतर्गत प्रावधान, अनुदान, रियायतें, छूट एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी दी। युवाओं को रोजगार की ओर प्रभावित करते हुए उद्योग विभाग के महाप्रबंधक CR टेकाम ने बताया कि वर्तमान में PMFME योजना फूड प्रोसेसिंग, फूड से संबंधित निर्माण कार्य के लिए केंद्र सरकार की योजना चल रही है, जिसमें युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम जो वो होते हैं, प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम चल रहा है, हमने सभी ब्लॉक मुख्यालय में अभी शिविर किया था, जो स्टेट गवर्नमेंट के और भारत सरकार के दोनों योजनाओं की जानकारी हमने वहाँ पर लोगों को उपलब्ध कराई है और समय समय पर हम ऐसे करते रहे हैं। हमारा प्लानिंग है कि हम हर ITI में और हर कॉलेजों में हमारा एक जागरूकता शिविर होगी, जिसमें हम स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए हम उसमें सरकार की योजनाओं को और जो जरूरी चीज़ें होती हैं स्वरोजगार के लिए, वो सारी चीज़ें बताएंगे। DIC की तरफ से आयोजित प्रोग्राम है, जिसमें लघु उद्यमियों के लिए सरकारी की जो योजनाएं हैं, जिसमें वो स्वरोजगार के रूप में बहुत सारे अपना क्षेत्र में काम करके खुद भी रोज़गार का सृजन कर सकते हैं और अच्छी आय का स्रोत दे सकते हैं अपने परिवार को भी और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ख़ास तौर पे ये उन लोगों के लिए अच्छा है कि जो शुरुआत कर रहे हैं और आजकल जितनी युवा हैं, सबके लिए संभव भी नहीं है कि सभी लोग नौकरी के क्षेत्र में जा सकें और युवा उद्यमियों की आवश्यकता भी है, प्रदेश को भी आवश्यकता है, देश को आवश्यकता है, ताकि हमारे जो इकोनॉमी है उसका डेवलपमेंट भी हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके आय का स्रोत मिल सके और अपना व्यापार बढ़ा के और समाज में अपना भी नाम कर सके और इकोनॉमी के क्षेत्र में अपना कंट्रीब्यूशन डाल सके। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य MSME को हरित बनाने में सहायता करना, ऋण तक पहुंच को सुगम बनाना, बाजार तक पहुंच बनाना, विलंबित भुगतान के मुद्दों का समाधान करना और इस संबंध में भागीदारों के साथ चर्चा परिचर्चा कर समाधान करना मुख्य उद्देश्य है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। लगातार बारिश के कारण जिले का सबसे बड़ा जलाशय लबालब हो गया है। आप सभी को बता दें कि खेतों में बारिश का पानी भर जाने पर फसल की सुरक्षा को देखते हुए किसानों ने खेतों की मेड़ खोल दिए हैं। इसके बाद बारिश नहीं होने में खेतों में पानी कम हो गया। बांध के भर जाने के बाद से वेस्ट वियर से पानी बह रहा है। पानी का उचित उपयोग करने के लिए जल संसाधन विभाग ने 3 अगस्त को खारंग जलाशय से नहरों में सिंचाई के लिए पानी छोड़ने का निर्णय लिया है। इससे 212 गांव के किसानों को पानी प्राप्त होगा। कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में आयोजित जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक में खूटा घाट बांध से पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष में अब तक 30% अधिक बारिश हुई है। इसका असर जिले में खेत खलिहान, नदी नाले, तालाब से लेकर बांधों में देखने को मिला है। बिलासपुर जिले का सबसे बड़ा खारंग बांध जुलाई के दूसरे सप्ताह में ही 100% जल भराव हो गया था। इसके बाद बीते एक पखवाड़े में बांध का अतिरिक्त पानी वेस्ट वियर से बह रहा है। लगातार बारिश से खेतों से पानी बहने और धान के पौधे प्रभावित होने लगे थे। इसे देखते हुए किसानों ने खेतों के पानी को बहा दिया ताकि धान के पौधे पर खेतों में जल भराव का असर न पड़े। इस बीच 3 दिनों तक बारिश नहीं हुई और खेत सूख गए। अब किसानों को पानी की आवश्यकता महसूस हो रही है। इधर बांध का वेस्ट वियर बह रहा है। इस पानी का सदुपयोग करने के लिए जल संसाधन विभाग ने बांध का गेट खोलकर नहरों से पानी छोड़ने का निर्णय लिया है। जल संसाधन विभाग के इस निर्णय से किसानों को पानी की कमी से राहत मिलेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। आगे भी खबरें जारी है, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे किसान भाइयों के खातों में आखिरकार 2000 की रकम ट्रांसफर कर दी गई है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में एक बड़े कार्यक्रम के दौरान ये किस्त जारी की। इस बार करीब 9 करोड़ 7 लाख किसानों को कुल 20,500 करोड़ की राशि भेजी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 2 अगस्त को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी की है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किए हैं। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी कर दी गई है। पीएम मोदी ने सभी जनधन वाले किसानों से केवाईसी कराने का भी आग्रह किया है। सीधे ये पैसे किसानों के खाते में पहुंचे। और मोदी ने ये परमानेंट व्यवस्था बना दी है। ना लीकेज होगी, न गरीब का हक छीना जाएगा। साथियों, मोदी के विकास का मंत्र है, जो जितना पिछड़ा उसे उतनी ज्यादा प्राथमिकता। जो जितना पिछड़ा उसे ज्यादा प्राथमिकता। इस महीने केंद्र सरकार ने एक और बड़ी योजना को मंजूरी दी है। इसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इस योजना पर 24,000 करोड़ रुपए किसानों के कल्याण के लिए, कृषि व्यवस्था के लिए, कृषि विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाए। देश के ऐसे जिले जो पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण विकास की राह में पिछड़े रह गए, जो कृषि उत्पादन भी कम हो रहा है, जहां किसानों की आमदनी भी कम है, कोई पूछने वाला नहीं था। इस अवसर पर ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर कृषि एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय परिसर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें महापौर पूजा विधानी और भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष माधव ठाकुर ने शिरकत की। महापौर पूजा विधानी ने कहा कि ये योजना किसानों की आय को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है और इससे किसानों को समय पर कृषि कार्यों के लिए संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं। महाविद्यालय में उपस्थित है। आज हम सब पूरे देश के किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा प्राप्त हुआ है, तीसरा किस्त जो है, उसी कार्यक्रम में हम भी यहाँ उपस्थित हैं। सब हम लोग ने मोदी जी को सुने हैं। उसके बाद बहुत अच्छा कार्यक्रम विद्यालय पर रखा गया है। उस कार्यक्रम में दोनों बहनों को और सभी को सम्मान में, जो बहनों को इन्होंने ट्रेनिंग देके बहनों को जैसा कैसे जैविक खेती करना है, ये इन्होंने ट्रेनिंग दिया। उन सभी को सर्टिफिकेट वगैरह देने का काम किए हैं। अद्भुत था ये कार्यक्रम। आज मोदी जी द्वारा जैसे किसानों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी मंशा है, एक महंती योजना है, उसको हमारे बिलासपुर कृषि महाविद्यालय के पूरी संस्था जो बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रही, किसानों को ट्रेनिंग देके इस तरीके से आगे बढ़ना है, उनको सम्मान देके जो आगे बढ़ा रही, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं।
सभी को मैं बधाई देती हूँ। वहीं भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष माधव ठाकुर ने चर्चा के दौरान बताया कि किसानों को जो राशि दी जा रही है उन्हें सरकार को बढ़ा के देना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि 500 रुपए महीने की जगह 1500 रुपए की राशि किसानों को दी जाए। पूर्व में एक प्रधानमंत्री हुए थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने किसान के सम्मान में जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आज ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो किसानों के सम्मान में सम्मान निधि के तौर पे एक राशि हर 4 महीने में एक बार देते हैं, साल में 3 बार, और इससे कम से कम किसानों में एक उत्साह का संचार होता है और कुछ किसानों को बहुत बड़ा मतलब सपोर्ट हो जाता है इससे, और ये अच्छी योजना है। मैं चाहूँगा कि चूँकि समय अनुसार 5-6 साल हो गया इसको चलते, तो इसको और बढ़ोतरी करना चाहिए, क्योंकि आज की स्थिति में हमारे छत्तीसगढ़ में मातारी वंदन में मातृशक्ति को 1000 दिया जाता है। उस हिसाब से अगर अपन देखें तो 500 रुपये कम है, इस पर विचार होना चाहिए। क्या लगता है कितना देना चाहिए आपके हिसाब से? कम से कम 1500 देना चाहिए प्रति माह के हिसाब से। इस कार्यक्रम के तहत कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर द्वारा वृहद स्तर पर जिला स्तरीय जैविक कृषि मेला और प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कृषि विभाग बिलासपुर के उप संचालक PD हथेश्वर और विश्वविद्यालय की डीन नंदकिशोर चौरी ने तमाम जानकारी मीडिया से साझा की एवं PM राशि के जो पात्र किसान हैं उन्हें बधाई देते हुए कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। 2 अगस्त 2025 को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के किसानों को PM किसान सम्मान निधि के नाम से सम्मानित जो कर रहे हैं हर साल, एक साल में 6000 रुपया हमारे पात्र किसानों को, इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को जो दिया जाता है 6000 रुपये महीने, 3-4 महीने में 2000 रुपये, उसका एक PM किसान दिवस के रूप में मनाया गया। और इसी कार्यक्रम के साथ साथ हमारे जैविक कृषि मेला का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे किसान भाइयों को उनके बारे में कृषि विज्ञान को एवं कृषि विज्ञान के माध्यम से जानकारी दिया गया, जिससे कि मतलब रासायनिक खादों और रासायनिक दवाओं को कम उपयोग करते हुए परंपरागत खेती करें और रासायनिक दवाओं से दूर रहें, जिससे पर्यावरण से संतुलित रहें और किसानों को बीमारियों से बचें। कृषि महाविद्यालय बिलासपुर और कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर और छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विभाग के बिलासपुर के द्वारा सौजन्य से ये कृषि महाविद्यालय के सभागार में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया और आज 20वीं किसान सम्मान निधि जो प्रधानमंत्री मोदी ने जारी की है उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित था। बिलासपुर के जिले के सभी 600 किसान के लगभग यहाँ पर आए हुए हैं यहाँ पर, और इन सभी किसानों के खातों में भी राशि गई है। लगभग सभी किसानों के जो चयनित किसान हैं उनके खातों में गई है और बड़े गौरव की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ के लगभग 25 लाख किसानों को लगभग 550 करोड़ के आसपास आज राशि यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर हमारे किसान भाइयों में बहुत हर्ष है और इस दौरान हमारे यहाँ पर जैविक खेती का एक प्रशिक्षण भी रखा गया है। इस PM किसान योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपए दिए जाते हैं और इस पैसे को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में दिया जाता है। इसी क्रम में इस बार 20वीं किस्त जारी होनी है, जिसका इंतजार योजना से जुड़े किसान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किस्त मिलने से किसानों में काफी उत्साह है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का वितरण प्रतिवर्ष किसानों को किया जाता है, छोटे और सीमांत कृषकों को, जिसके अंतर्गत 6000 रुपये की राशि 3 किस्तों में प्रदान की जाती है। उसी योजना के अंतर्गत आज जो है प्रधानमंत्री जी द्वारा वाराणसी से सीधे 20वीं किस्त जो है वो जारी की गई है, जिससे बिलासपुर के करीब 1 लाख कृषकों को 20 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है, जो सीधे उनके बैंक खाते में जमा होगी। इसी अवसर पर जो है हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और देख रहे हैं आप सभी कि यहाँ पर हमने जो है लघु स्तर पर जो है राज्य स्तरीय जैविक कृषि मेला और प्रदर्शनी का भी एक आयोजन किया गया है और साथ ही साथ हमने ड्रोन के माध्यम से जो आधुनिक कृषि कैसे की जा सकती है उसका भी प्रदर्शन किया जा रहा है। कृषि महाविद्यालय एवं कृषि विभाग के सामूहिक तत्वाधान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का कार्यक्रम और दिवस आयोजित किया गया। इसके साथ साथ जैविक जिला मेला आयोजित किया गया है और उसके साथ साथ कृषि की प्रदर्शनी भी रखी गई है। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त हस्तांतरित की है, जिसमें एक
1 लाख से ज़्यादा किसानों को बिलासपुर ज़िले के पैसा मिला है। इनको हर 2-2 हज़ार रुपये का इंस्टॉलमेंट मिलता है। टोटल 6,000 रुपये का इनको साल में पैसा मिलता है, जिससे ये अपने कृषि की छोटी छोटी इनपुट ले सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी स्कीम है। इसके अंतर्गत हर साल देश के किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। आप सभी को बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत किस्त का लाभ सिर्फ उन किसानों को मिलता है जो इस योजना के लिए पात्र होते हैं। जैसे आज 20वीं किस्त उन लोगों के बैंक खाते में भेजी गई जो इस योजना के लिए पात्र हैं। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा रविवार को प्रयोगशाला की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए जिले में 47 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आप सभी को बता दें, इसमें 17,115 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा के मद्देनजर सभी केंद्रों के प्रतिनिधियों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं, तो वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विद्यार्थियों को 2 घंटा पहले परीक्षा केंद्रों में पहुंचना होगा, जबकि उन्हें व्यापम के सभी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, क्योंकि पिछले दिनों नकल प्रकरण के बाद व्यापम ने परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए कई नए नियम तैयार किए हैं। हालांकि पिछली 2 परीक्षाओं में देखा जा रहा है कि परीक्षार्थी निर्धारित समय से आधा घंटा पहले प्रवेश बंद किया जाता है, लेकिन परीक्षार्थी पुरानी दृष्टिकोण से ही समय पर परीक्षा स्थल पर पहुंचते हैं, जिससे थोड़ा भी विलंब होने पर उन्हें परीक्षा से वंचित किया जा रहा है। ऐसे में परीक्षार्थी परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले ही स्थल में पहुंचे, ताकि उन्हें किसी तरह की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। प्रयोगशाला परिचारक की कल परीक्षा है। इसमें बिलासपुर जिले में 47 केंद्र बनाए गए हैं और लगभग इसमें 17,115 बच्चे शामिल हो रहे हैं। परीक्षा की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। व्यापम ने परीक्षाओं के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं। उसी अनुक्रम में ये तीसरी परीक्षा है, तो सभी विद्यार्थी अवगत हो चुके हैं कि किस प्रकार की परीक्षा में या किस प्रकार की प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्हें परीक्षा में शामिल होना है। नए निर्देश आ गए हैं। नकल को रोकने के लिए कुछ विशिष्ट प्रावधान अपनाए गए हैं, जिसमें जैमर है, फ्रिस्किंग की प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया अपनाने से और ज़्यादा पारदर्शिता के माध्यम से परीक्षाएं अब संपन्न हो रही हैं। शहर के मुख्य डाकघर में स्पीड पोस्ट और दूसरे पोस्ट के लिए आज केवल एक ही काउंटर डाक विभाग ने ओपन किया हुआ है, जिसके कारण प्रतिदिन पोस्ट करने वाले लोगों को लंबी कतार में लगना पड़ रहा है, जिससे उन्हें परेशानियां हो रही है। बिलासपुर शहर में अब डाकघर धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। शहर में केवल एक डाकघर रेलवे स्टेशन के पार्सल कार्यालय में और दूसरा मुख्य डाकघर नेहरू चौक के पहले बना हुआ है। आज भी कई लोग स्पीड पोस्ट के अलावा अन्य पोस्ट व सूचनाएं डाकघर के माध्यम से करने के लिए बिलासपुर के मुख्य डाकघर में पहुंचते हैं। डाक विभाग में उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि लोगों का विश्वास भी बना रहे। इसके विपरीत कार्य मुख्य डाकघर में किया जा रहा है। स्पीड पोस्ट व अन्य सूचनाओं के लिए भेजे जाने वाले पोस्ट के लिए लोग जब डाकघर पहुंचते हैं तो वहां केवल एक ही काउंटर उन्हें ओपन मिलता है। एक स्पीड पोस्ट व अन्य पोस्ट करने के लिए काउंटर पर बैठे कर्मचारियों को करीब 5 से 7 मिनट का समय लगता है। इसके कारण काउंटर पर लगने वाली लंबी कतार से आम लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चर्चा के दौरान ग्राहकों ने बताया कि वे करीब 2 से 3 घंटे से लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से और भी ज्यादा उन्हें समस्या हो रही है। उन्होंने मांग की है कि और भी ज्यादा काउंटर यहाँ पर बढ़ाए जाएं। काउंटर में इसको जमा करने के लिए अब वो लोग बोलते हैं 4 बजे तक बंद हो जाएगा, कल बंद रहेगा। अभी रक्षाबंधन का तो ये भी पहुँचना जरूरी है। कितना बजे का है? अभी तो अभी 3:30 है, 2 घंटा से 2 घंटा से। तो और फिर क्या चाह रहे हैं? चल रहा है इसमें क्या होना चाहिए? एक ही काउंटर है तो नहीं, 1-2 काउंटर और खोल दे तो जल्दी हो जाए करके। अपन ड्यूटी वाला आदमी है, तो हमको ड्यूटी भी करना है, कोरियर भी करना है, तो ज़्यादा अच्छा हो कोई 2-3-4 काउंटर और बढ़ा दे, ताकि सुविधा हो। आम जनता को दिक्कत हो जा रहा है, जबकि गवर्नमेंट का है, तो इसमें कुछ सुधार किया जाए ताकि सर्विस अच्छा मिले, बेहतर हो सके। इस विषय में बिलासपुर डाकघर के अधीक्षक ने बताया कि आज शनिवार की छुट्टी होने के बावजूद भी काउंटर खोला गया है। उन्होंने बताया कि स्पीड पोस्ट के लिए रेलवे में 4 काउंटर खोला गया है, पर क्षेत्र की जनता दूर होने की वजह से यहाँ पर नहीं जा रही है, जिस वजह से भीड़ लगी हुई है। राखी के एनुअल और कुछ वैकेंसीज भी आए हैं, जिसके कारण भीड़ है।
बट इसके लिए पूर्व में जैसा सूचना दिए थे हमने कि रेलवे मेल सर्विस में अलग से काउंटर लगा है 3 और एक वहीं के एम्प्लॉय हमारे यहाँ वर्क कर रहा है अभी। तो हम भी चाह रहे हैं कि जितना सुविधा दे सके कस्टमर को, तो RMS में 3 काउंटर चल रहे हैं और हमारे हेड ऑफिस में इसलिए एक एडिशनल वहीं की स्टाफ को ला के बैठाए हैं, तो वो भी अभी वर्क कर रहे हैं। इसलिए सिंगल काउंटर है क्योंकि ID का इशू रहता है, तो अपने ID से एक बंदा बैठा है कर रहा है, तो इसलिए थोड़ा भीड़ अभी है यहाँ पर। बाकी ऐसे एडिशनल 4 काउंटर चलते हैं हमारे यहाँ। लोगों को पहले बाहर किसी तरह की सूचना भेजने के लिए अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड के अलावा अन्य जानकारी के लिए डाकघर का उपयोग करना पड़ता था, जो वर्तमान में सोशल मीडिया ने डाकघर से ले लिया है। पैसों का ट्रांजैक्शन करने से लेकर किसी तरह के मैसेज भेजने के लिए मोबाइल पर ही सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई है। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है, जहां गणेश इंटरप्राइजेस और मालिक राम एंड सन्स नामक 2 दुकानों को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। 3 शातिर चोरों ने मिलकर 80,000 रुपए नगद, चांदी के सिक्के और अन्य कीमती सामान पर अपना हाथ साफ किया। चोरी की पूरी घटना दुकानों में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि चोर योजनाबद्ध तरीके से वारदात को अंजाम दे रहे हैं। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। सिटी कोतवाली पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुट चुकी है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।